Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 11th of October 2021, Monday. Inspiration of the day is it always seems impossible until it's done. Nelson Mandela. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Ample coal supply, no blackout risk, says government. Since last few weeks, we all are discussing about the shortage of coal, and we have also discussed about the inventory level that is available with the different PSUs for supplying the coal to the thermal power plants. And because of that coal shortage rumor or fear of blackout, now Ministry of Coal and Power has stepped in and they are saying that there is no fear of blackout, there is no fear of power outage, there is no fear of electricity shortage because of the coal supply, while the several states and power distribution companies are actually pressing the panic button, क्योंकि अब जो स्टेट्स हैं, पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनका ये कहना है कि उनके पास सफिशेंट कोल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना प्लांट रन नहीं कर पा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर यही सिचुएशन बनी रहती है कुछ दिन तक, तो देयर विल बी द पावर आउटेज और ब्लैकआउट इनटू द फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन कोल मिनिस्ट्री ने इन सारे एलिगेशंस को, सारे रूमर्स को खारिज किया है, कहा है कि कंट्री के पास सफिशेंट कोल सप्लाई है, पावर आउटेज का, ब्लैकआउट का रिस्क कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट मिसप्लेस्ड और रूमर्ड इंफॉर्मेशन। क्लोज टू 60 gigawatts of coal based power generating capacity इज़ अंडर आउटेज। लेकिन जो डेटा है, अगर हम डेटा की बात करें जो कि रिसेंटली नेशनल पावर पोर्टल पर अवेलेबल है, उस डेटा के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 16 गीगावाट के जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स है या कैपेसिटी, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है, वो बंद पड़े हैं प्लांट्स, या हमें कह सकते हैं कि 16 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, उससे पावर जनरेट नहीं हो रहा है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज़ कोल सप्लाई एज पर द नेशनल पावर पोर्टल। इसके अलावा कोल की तो शॉर्टेज है ही, इसके अलावा जिस तरह से इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहे हैं कोल के, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं कोल के और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के, वो फैक्टर्स भी, ये फैक्टर्स भी, दे ऑल आर वर्किंग एज आइसिंग ऑन केक, एक्चुअली इन्हांसिंग द कॉस्ट ऑफ energy or electricity. So all these factors like international price, increased international prices of coal, natural gas has added to the woe of power consumers. लेकिन इन सब के बावजूद भी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, उसने जो पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें कहा है कि कंट्री के पास सफिशिएंट कोल अवेलेबल है आगे आने वाले डिमांड को सैटिस्फाई करने के लिए, पावर प्लांट को सप्लाई करने के लिए। क्यों ऐसा मिनिस्ट्री फिलहाल के लिए ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर रही है? क्लैरिटी, एक तो र्यूमर्स को क्लियर करने के लिए, दूसरा पोस्ट पैंडेमिक के बाद अब इंडियन इकॉनमी जो है वो रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी है, और किसी भी इकॉनमी में रिकवरी की स्टेज पर, बूम की स्टेज पर जो एनर्जी कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, पावर कंजप्शन है, वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है, मूवमेंट इंक्रीज़ होता है, तो डेफिनेटली एनर्जी का कंजप्शन भी इंक्रीज़ होता है। तो अब चूंकि इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ये सबको पता है कि आगे आने वाले टाइम चाहे पावर कंजप्शन हो, चाहे क्रूड ऑयल का कंजप्शन हो, नेचुरल गैस का कंजप्शन हो, कोल का कंजप्शन हो, सब इंक्रीज़ होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो जाए इन्वेस्टर्स में कि इंडिया में अभी कोल शॉर्टेज है तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो नहीं है, कोल की सप्लाई नहीं है, नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं, इस तरह के एनर्जी आउटेज या ब्लैकआउट के र्यूमर्स की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स में एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाए और इंडिया में जो इकोनॉमिक रिकवरी जो अभी अभी ट्रैक पर आई है वो वापस से इम्पैक्ट हो। और इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से कहीं पैनिक ना क्रिएट हो जाए, कोल मिनिस्ट्री ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कोल मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला है, एनी फियर ऑफ डिस्ट्रप्शन इन पावर सप्लाई इज इंटायरली मिसप्लेस। अगर हम बात करें CIL की, जो एक मेजर सप्लायर है कोल का, CIL के पास अभी 43 मिलियन टन्स का कोल अवेलेबल है, जो कि इंडिया की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को 24 दिन तक सेटिस्फाई कर सकता है। यानी ये कहना कि पावर शॉर्टेज होगा, ब्लैकआउट होगा, ये अभी सिर्फ र्यूमर्स हैं, क्योंकि CIL के पास अकेले ही 43 मिलियन टन्स का कोल अवेलेबल है, एंड दिस इज सफिशिएंट कोल स्टॉक to meet out the 24 days coal demand by these thermal power plants. So government officials, apart from this
स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर हम डेटा को फिर से देखें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दे आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि जो 16 गीगावाट्स के या जो अदर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कि अपनी फुल कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोल, तो उनको गैस सप्लाई करी जाए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल दे शुड यूज़ गैस। तो उनको गैस की सप्लाई इंश्योर करी जा रही, जिससे कि जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो कंटिन्यूसली रन करते रहें। अब चूंकि इनफ गैस अवेलेबल थी तो गैस की सप्लाई इंश्योर करी गवर्नमेंट ने। और अगर हम पावर सेक्टर के कंजप्शन की बात करें, गैस कंजप्शन इन पावर सेक्टर जो कि अभी अपने जो नॉर्मल कंजप्शन से जस्ट डबल हो गया है। पहले पर डे जो कंजप्शन होता था बाय पावर सेक्टर, जो गैस कंजप्शन होता था बाय पावर सेक्टर, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अ डे. This MMSCMD is called as million standard cubic meters a day. So before coal shortage, this was approximately 16 MMSMD was the per day gas consumption by power sector. That has almost doubled over the past few weeks to meet the challenges of power generation since coal was in short supply. तो अभी वो कितना हो गया? That increased up to 25 MMSM SCMD. तो 16 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अ डे से 25 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अ डे गैस कंजप्शन बढ़ गया है पावर सेक्टर का बिकॉज ऑफ द गैस सप्लाई। हालांकि गवर्नमेंट सारे इंतज़ाम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी नहीं दे पा रही कि कोल शॉर्टेज है कि नहीं है, और अगर होगी तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील आउट करने के लिए। एंड दिस इज़ द पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको डेफिनेटली ये नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें, इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी गुजरात की है, ये आप याद रखें, ये आप याद रख सकते हैं कि गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। So these are the three top states in terms of capacity for producing the electricity. So total capacity जो है इंडिया के पास, that is 16,390 MW. Apart from it, there is another news that is given on page number 4, and that is also related to the power supply. तो हमने क्या किया है, उसको एक में कंबाइन करके डिस्कस कर दिया so that you can get better और integrated perspective on this coal shortage और ब्लैकआउट रिस्क। एक साइड तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, दूसरे साइड अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टेप्स ले रही हैं इन ऑर्डर टू डील आउट विद दिस कोल सप्लाई क्राइसिस। अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, इन सब की जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो इन सब की electricity distribution authorities, and they are now taking different steps in order to save the electricity, in order to reduce the consumption, जिससे कि जो blackout का पावर शॉर्टेज का रिस्क है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो सके। जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दे आर वाइडली शेयरिंग अ पोस्टर ऑन व्हाट्सएप और ऑन टू डिफरेंट लोकेशन, जहाँ पर उन्होंने कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की बात कही है बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड फैन। और उसमें मैसेज में क्लियरली लिखा है कि देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कोल इन द कंट्री, प्लीज कंजर्व पावर बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स, डिवाइसेस एंड एयर कंडीशंस व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरह दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर अपने कंज्यूमर्स को अवेयर कर रही है कि प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाए। तो स्टेट्स विद हाई एनर्जी स्टोरेज, अभी तो हमने जनरेशन की बात करी थी, अगर स्टोरेज की बात करें तो राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज है करंटली एज पर द डेटा 24.07 मिलियन यूनिट, फॉलोड बाय पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। वेरेज अगर जनरेशन की बात करें, जनरेशन के टर्म्स में गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश आर द टॉप 3 स्टेट्स, वेरेज इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज राजस्थान, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर on the top. And this is the graph that indicating the different zone, their
energy shortage and their energy met. So this graph gray bar indicating the energy met LHS, and this curve, this plot or this trend line is indicating the energy shortage, that is RHS. So different zones जो है northern, western, southern, eastern, northeastern, इन सब में किस तरीके का trend चल रहा है since last few weeks. And definitely do not need to mark up this data, you can just have the glimpse of it. So this is the huge problem that country is facing now these days. पैंडेमिक के बाद अगर इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया एज वेल. दैट इज़ वाई वी हैव डिस्कस दिस न्यूज़ इन डिटेल. नाउ लेट अस लुक इनटू द आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4. DIPAM may decide on commercial matters for PSU privatization. So center is looking to empower the DIPAM. What is DIPAM? What is the full form of DIPAM? DIPAM is basically Department of इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट. इन शॉर्ट वी कॉल इट दीपम. तो सेंटर जो है वो अब दीपम को और ज़्यादा पावर देने जा रही है. किस लिए? रिलेटेड टू ऑल कॉमर्शियल decision on whom? Regarding the sale of public sector undertakings. So now for disinvestment purpose, for privatization purpose, DIPAM is going to have the more discretionary power or more power for taking the commercial decision and a move that will cut the approval flares for privatization. इससे क्या होगा? बहुत सारे लेटर पर जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में जो अप्रूवल लेने होते हैं गवर्नमेंट से वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे. तो हम ये कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन जैसे इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी. उसमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़े से कम हो जाएंगे, कम्बर्सम नहीं रह जाएगी वो प्रोसेस. बहुत सारे जो अप्रूवल हैं उनको रिमूव करके दीपम को वो पावर दी जाएगी. दीपम कॉमर्शियल डिसीजन ले सकेगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for sale of public sector undertaking, and this would include finalizing the preliminary information memorandum, that is PIM, and request for proposal RFP, share purchase agreement SPA, and terms and condition related to employee retention. तो फिलहाल के लिए इसके लिए कमेटी सेटअप कर दी गई है, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट CDG, जो कि हेड करेगा कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी. और इसकी मीटिंग होने वाली है आज, और इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि कौन कौन सी पावर दीपम को इंस्ट्रक्ट करी जा सकती हैं. क्यों? कि क्या उतनी कैपेसिटी है, क्या उतना वर्कफोर्स है, क्या वो एक्सपर्टाइज है दीपम के पास कि इन सब डिसीजन से रिलेटेड है, इन सब एरिया से रिलेटेड डिसीजन ले पाए दीपम. तो ये डिसीजन बेसिकली आज की मीटिंग में होगा, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट में होगा. तो जिस तरह से सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन हुआ है एयर इंडिया का, इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो दीपम का जो रोल है वो बढ़ाना चाह रही है बाई empowering the DIPAM by giving this particular department more power, जिससे कि जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो सके. बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट वो अभी भी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और लीगल प्रोसेस or lengthy documentation. However, the experience from the sale has led to tinkering of the process, as there were the several approval needed from the top bureaucratic panel during the AI privatization, and owing to this experience government wants to decrease this particular authorization level or ladder of authorization or approval needed for privatization of any PSU. And currently all commercial matter relating to the privatization of PSUs are discussed by whom? Discussed by interministerial group that is headed by DIPAM secretary and co-chaired by secretary of administrative ministry. अभी जो डिसीजन इसी से रिलेटेड, इंटेंशन से रिलेटेड, एम्प्लॉय रिटेंशन से रिलेटेड, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से रिलेटेड, शेयर परचेस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी ये डिसीजन है ये एक कमेटी लेती है, ये हमें कह सकते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप लेता है, जिसमें जो कि दीपम का ही सेक्रेटरी हेड करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ के भी सेक्रेटरीज इन्वॉल्व होते हैं. तो इसीलिए ये प्रोसेस कई बार डिसइन्वेस्टमेंट की या प्राइवेटाइजेशन की डीले हो जाती है. एंड वंस द पैनल टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द सेल्स एग्रीमेंट एंड कंडीशंस और रिगार्डिंग द एम्प्लॉय रिटेंशन टर्म्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, द प्रपोजल आर सेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी हेडेड
पैनल। तो अब देखते हैं कि जो दीपम को जो ऑथराइजेशन मिलेगा, जो दीपम का जो एम्पावरमेंट हो रहा है वो किस लेवल तक होता है और दीपम को किस किस एरिया में एक्चुअली में डिसीजन लेने की के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डिसीजन लेने का पावर दिया जाएगा। सो दिस इज द पावर दैट गवर्नमेंट इज, और दिस इज द रोल दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंसीडरिंग टू assigned to Deepam. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 4. India to take call on removing Google tax once global D's comes into force. तो गूगल टैक्स के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। गूगल टैक्स का एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है डिस्क्राइब्ड सेक्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम गूगल टैक्स के बारे में नहीं, बस जो न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी गूगल टैक्स आया था तो उसको लेकर के इंडिया में बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। किसके थ्रू? स्पेशली जो एमएनसीज़ हैं। कौन सी एमएनसीज़? बड़ी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, पावर जियांट हैं, जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनीज है, गूगल। इन सब ने यूएस गवर्नमेंट को बहुत प्रेशराइज़ किया था कि इंडिया में जो इक्वलाइजेशन लेवी गूगल टैक्स लाया गया है उसको हटा दिया जाए। हालांकि इंडिया बहुत प्रेशर के बाद भी इंडिया ने इस डिसीजन को सस्टेन किया, लेकिन उसी के पैरेलल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन है जो, अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज लिख कर बताएं कि व्हाट इज़ दिस ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। बेसिकली ओईसीडी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 136 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं और मिलकर किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर डिसीजन लेते हैं, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर। तो ओईसीडी में एक कई सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस चल रहे थे इसी गूगल टैक्स को लेकर के, डिजिटल टैक्स भी जिसको कहा जाता है, जिसको इक्वलाइजेशन लेवी भी कहा जाता है इंडिया में। तो ये कहा जा रहा था कि जितनी भी जो बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, जितनी भी जो बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, उनको यूनिफॉर्मली टैक्स किया जाए, चाहे वो किसी भी जुरिडिक्शन में रहें वर्ल्ड के, उनको यूनिफॉर्मली 136 कंट्रीज ने यह डिसाइड किया कि एक यूनिफॉर्म गूगल टैक्स का सिस्टम या रिजीम लाया जाए, जिससे कि इन 136 कंपनीज में एक तरीके से गूगल टैक्स या डिजिटल टैक्स अप्लाई किया जाए, जिससे कि जो कंपनीज है, डिजिटल कंपनीज जैसे लाइक गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इनको ऑपरेट करने में आसानी रहे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर टैक्सेशन चेंज होता है तो कंपनीज को उसी के अकॉर्डिंग कई सारे मॉडिफिकेशन अपने टैक्सेशन सिस्टम में करने पड़ते हैं। तो दैट इज़ अ कम्बर्सम प्रोसेस, और कई बार एक कम्बर्सम प्रोसेस होती है। और आगे आने वाला टाइम आईटी और आईटीईएस की कंपनीज का ही है, तो उनको रेगुलेट करना, उनको टैक्स करना, किस तरीके से उनको टैक्स किया जाए, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। और इसी के लिए कई सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशन ओईसीडी में चल रहे थे, जिसमें 136 कंपनी जो नेशंस थे वो साथ आए थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ऐसा कोई यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम लाया जाए इन डिजिटल कंपनीज़ को टैक्स करने के लिए, जो यूनिफॉर्मली 136 नेशंस में या जो ओईसीडी के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें एप्लीकेबल हो, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ये सब इंश्योर करा जा सके इन डिजिटल कंपनीज़ को टैक्स करने में। तो इंडिया तो उससे पहले ही गूगल टैक्स ला चुका था। अब चूँकि इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन और दिस राउंड ऑफ डेलिब्रेशन, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो भी फाइनल हुआ है, यूनिफॉर्म डिजिटल टैक्स फाइनल हुआ है ओईसीडी में, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, या जो इंडिया ने रिसेंटली 2% का गूगल टैक्स एडिशनली अप्लाई किया था नॉन रेजिडेंट डिजिटल कंपनीज़ में, उसको एप्लीकेबल रखा जाए या उसको इन्फोर्स किया जाए। डेफिनेटली अगर इंडिया ओईसीडी वाला यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो इंडिया को ये जो 2% का जो ये इंडिया ने एडिशनल इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया था रिसेंटली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसको इंडिया को रिमूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी throughout the nation or member countries. So now India will await the outcome of Google tax deal before taking a call on withdrawing the equalization levy on digital companies just like Google, Facebook, Netflix and any other non-residential company which do not have any physical presence in the कंट्री एज पर द फ्यू ऑफिशियल्स। तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में लास्ट वीक, जो कि 136 कंट्रीज़ ने बैक
किया है, विल डेलीबर्ड बाई फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ G20 नेशंस ऑन वेडनेसडे, और जिसमें ये सजेस्ट किया गया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अलग अलग डिफरेंट नेशंस में ऑपरेट कर रही हैं विल बी सब्जेक्टेड टू मिनिमम टैक्स ऑफ 15% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023, और एक थ्रेशोल्ड लेवल डिसाइड किया गया है, रिवेन्यू का, टर्नओवर का एक थ्रेशोल्ड लेवल डिसाइड किया गया और कहा गया इससे ऊपर का जिसका रिवेन्यू होगा उन सारी मल्टीनेशनल डिजिटल कंपनीज़ को, आईटी कंपनीज़ को मिनिमम 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 से। और भी बहुत सारे निटी ग्रिटी के इश्यूज़ हैं दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, अदरवाइज इट विल मेक द वीडियो वेरी लेंथी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इम्प्लीमेंट किया था, जो 2% का एडिशनल टैक्स लगाया था, 4% का पहले ही चलता था, यहाँ पर 2% का एडिशनल टैक्स इम्पोज करके करंटली इंडिया में 6% है का इक्वलाइजेशन लेवी है, गूगल टैक्स एप्लीकेबल है, डिजिटल टैक्स एप्लीकेबल होता है नॉन रेजिडेंस इन डिजिटल कंपनीज़ पर। और अभी रिसेंटली जो कलेक्शन आया है गूगल टैक्स से वो भी एक ह्यूज कलेक्शन आया है। हालांकि इस पर्टिकुलर इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा था, स्पेशली फ्रॉम यूएस ने कई सारे रिटेलिएटरी टैरिफ भी इंडिया पर इम्पोज किए थे कि अगर आप नहीं हटाएंगे इस 2% इक्वलाइजेशन लेवी को तो हम आप पर और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की लिस्ट से हटा दिया गया था। देयर वर द नंबर ऑफ tactics that US has used in order to pressurize the India for the removal of this particular controversial digital और गूगल टैक्स। हालांकि इंडिया ने सस्टेन किया उस प्रेशर को और इंडिया ने कहा नहीं, इंडिया का टैक्स करने का राइट इंडिया का सोवरेन राइट है और कोई भी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो लेकिन अब चूंकि इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ OECD राउंड ऑफ नेगोशिएशन, सो नाउ इंडिया हैज़ चॉइसेस, 2 चॉइसेस कि जो ये एक फ्रेमवर्क, मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क OECD में फाइनलाइज हुआ है जिसको 136 नेशन बैक कर रहे हैं, उस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए जो 6% इक्वलाइजेशन लेवी कंट्री ने खुद के लिए इम्प्लीमेंट किया और जिससे अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको फाइनलाइज किया जाए। तो इस पर जो डिसीजन है दैट विल बी क्रूशल। और इंडिया ने ये कहा है, बेसिकली इंडिया को जो मूव ये है कि जब 2023 को लेकर के फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद कंट्री विल डिसाइड वेदर द कंट्री विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन or will go for 6% equalization levy. So it suggested that this discussion will be crucial. Why? Because it will decide the modalities of the deal and which will go to G20 leaders summit to be attended by head of the government. So अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट हो जाता है, यूनानिमसली एक्सेप्ट हो जाता है ये प्रपोजल OECD वाला और इम्प्लीमेंट हो जाता है after the discussion by the finance minister of G20 nations on Wednesday, then this decision will be crucial और गवर्नमेंट के लिए फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रह जाएंगे। कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मिनिमम टैक्स जो कि OECD में फाइनलाइज हुआ है इसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क है, टैक्सेशन का जो रिजीम आया है, इससे बहुत सारी जो IT कंपनीज़ हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। जो थ्रेशोल्ड का लेवल रखा गया है उस पर भी कई सारा नेगोशिएशन हुआ था, उससे बहुत सारी जो IT कंपनीज़ हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी और इसकी वजह से इंडिया का जो रिवेन्यू है गूगल टैक्स को लेकर के, इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के, वो फॉल करेगा। तो क्या इंडिया इस रिवेन्यू फॉल को सस्टेन कर पाएगा या इंडिया किस फ्रेमवर्क की तरफ जाएगा, दैट इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिलहाल के लिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डिसीजन को होल्ड कर दिया है। एंड इसके अलावा G20 फोरम में जो डिसीजन होना है उस पर भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको सोल्यूशन बोला गया है कि आप प्रपोज सोल्यूशन लेकर आइए, व्हाट कुड बी द मिनिमम टैक्स दैट विल बी एप्लीकेबल टू डिजिटल कंपनीज। सो वी हैव गिवन आवर एग्रीमेंट टू द प्रपोजल सोल्यूशन एट द ग्लोबल फोरम, बट कीपिंग इन माइंड द कॉम्प्लेक्सिटीज, द फाइनल कॉल ऑन रिमूविंग द गूगल टैक्स will be taken once the tax deals comes into force as per the few official। तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए वेट कर रही है कि जो OECD में फ्रेमवर्क एग्री हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तब हम गूगल टैक्स को रिमूव करने का या वापस लेने का अनाउंसमेंट करेंगे और सिंपली IT टैक्स को मॉडिफाई करके, अमेंड करके गूगल टैक्स को रिमूव किया जा सकता है। सो OECD is also looking forward for the removal of the unilateral measures जो कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ ने लिए थे in order to tax the IT companies like Google, Facebook, Netflix, and OECD says no new tax or other relevant similar measures would be imposed on
any company from October 8 until the earlier of December 31st 2023। तो अब ये भी अनाउंसमेंट कर दे कि कोई भी मेंबर नेशन अब कोई स्पेशल मेजर इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं लाएगा गूगल टैक्स से रिलेटेड, या जो आईटी कंपनीज हैं, गूगल जैसी कंपनीज हैं, उनको टैक्स करने के लिए। सो ग्लोबल टैक्स डील वुड कवर कंपनीज विद 20 बिलियन यूरो रेवेन्यू एंड अ प्रॉफिट मार्जिन अबव देन 10%. So this is the threshold level for taxing the Google-like companies. An outcome of Wednesday meeting will finance minister will go to the G20 summit in the month. Let's see what decision India will take. Now let us look into the few other news clips. RIL buys REC Solar at $771 MN valuation. So Mukesh Ambani controlled Reliance New Energy Solar, जो बेसिकली सस्टेनेबल एनर्जी में इसमें एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, बिजनेस को काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टाटा हो चाहे वो रिलायंस हो। तो रिलायंस की जो सब्सिडियरी है कौन सी, न्यू एनर्जी सोलर। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर, अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ RIL हैज़ एक्वायर्ड द REC सोलर होल्डिंग फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनीज। तो REC को एक्वायर कर लिया है किसने, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने। किससे, चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी से। एंड RIL स्टेटमेंट सेट ट्रांजैक्शन इज फॉर एन इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ $771 मिलियन। तो ये ऐसी पहली डील है RIL की जहाँ पर एक रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, जहाँ पर उसने एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर किया RIL है। तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन या हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ले रही हैं बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि आगे आने वाला टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी का ही टाइम है, रिन्यूएबल एनर्जी का ही टाइम है। क्यों, क्योंकि जिस तरह से कोल की शॉर्टेज हो रही है, कोल डिप्लीशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल डिप्लीट हो रहे हैं, कोल की सप्लाई बहुत ज़्यादा इंश्योर नहीं रह पाएगी लंबे समय तक। एंड दैट इज़ वाई companies are now investing into solar power, wind power and other renewable form of energy. And this is the timeline for RIL, जिसमें RIL ने बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं। हाँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ मेजर रिन्यूएबल एनर्जी डील जहाँ पर RIL ने एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्वायर किया है। लेकिन अगर आप फरवरी 2021 से देखें तो बहुत सारी डील करी हैं RIL ने in order to increase its footprint in clear energy sector. Now let us see to the next article. Credit growth turns positive first time in financial year 22. Credit growth turned positive year to date, that is YTD, at 0.1% in the month of September, and that is the first time into this financial year. और जो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रेजुअल पिकअप, इकोनॉमी में जो ग्रेजुअल पिकअप हो रहा है डिमांड को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। सो फाइनली जो क्रेडिट ग्रोथ रेट जो पैंडेमिक के बाद से नेगेटिव टेरिटरी में चल रही थी, वो अब रिकवरी स्टार्ट हो गई है। तो क्रेडिट अगर ग्रोथ रेट टर्न्स पॉजिटिव, या अगर क्रेडिट ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम इसको सीधे सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर समझें तो इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स जो हैं, एंटरप्राइज जो हैं, पब्लिक जो है वो लोन ले रही है। क्यों लोन ले रही है, सर्विसेज को अवेल करने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड फॉर दैट मैटर इट सिंपली इंडिकेट्स देयर इज़ द डिमांड, देयर इज़ द ग्रोथ फॉर कंपनीज एज वेल। प्रोडक्ट की, सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन, अगर क्रेडिट ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो रही है इकॉनमी में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इकॉनमी जो है वो रिकवरी के पाथ पर आ चुकी है। एज पर द रीसेंट RBI डेटा, बैंक लेंडिंग रोज ₹7,283 crore till the September 24 against a contraction of 1% on year-to-date basis in the very same period of financial year 21. हालांकि आप ये कह सकते हैं कि मैम 0.1% का इंक्रीज, ओके, दिस इज़ एटलीस्ट इंक्रीज, क्योंकि अभी तक जो क्रेडिट ग्रोथ रेट थी वो निगेटिव जा रही थी, रिड्यूस हो रही थी। अगर कुछ रिटेल लोन्स को छोड़ दिया जाए तो जो मेजर जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस थे, दे वर नॉट टेकिंग द लोन, बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो लोन नहीं ले रही थी। अब अगर ये लोन नहीं दे रही थी तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली कैपिटल इन्वेस्टमेंट था जो,
वो पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन हो गया तो दैट इज़ अ simple indication of economic loss, economic activity और अनएम्प्लॉयमेंट। बट अब चूंकि ये निगेटिव टेरिटरी को क्रॉस करके एटलीस्ट एक्सपेंशन की स्टेज पर आ चुकी, 0.5% का पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया है क्रेडिट के टर्म्स में। सो दैट समवेयर इंडिकेटिंग द ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. So what stand out this time around is that positive growth happened despite a more debilitating impact of the second wave of the pandemic. So experts are saying that कि जो रिकवरी हुई है पैंडमिक की सेकेंड वेव को देखते, जो ये अगर हम क्रेडिट ग्रोथ में रिकवरी देखें तो पैंडमिक की फर्स्ट वेव के बाद जो रिकवरी हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्शन आया था वो स्लो था, बट सेकेंड वेव में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट में रिकवरी जो है वो बहुत अच्छे से हुई है. क्यों? इसका सीधा रीज़न ये है कि सेकेंड वेव में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटी थी दे वर कंटिन्यूड इन अ कैलिब्रेटेड मैनर गिवन दैट द कर्व वाज मोर लोकलाइज. अगर पैंडमिक की फर्स्ट वेव की बात करें तो उस समय नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था. एट दैट टाइम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़ वर वेरी मच अफेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दिस द क्रेडिट ग्रोथ रेट वॉज एक्चुअली ऑन कॉन्ट्रैक्शन. अगर इस साल से इस पीरियड सेम पीरियड से कंपेयर करें पिछले साल को तो इस समय 1% का कॉन्ट्रैक्शन था क्रेडिट ग्रोथ रेट में, कुछ रिटेल सेक्टर्स, रिटेल लोन को छोड़ करके. So it simply indicates during second wave economy has recovered well in comparison to the first wave. Now let us look into the next clip. ICAI against exempting small firms from statutory audits. ICAI stands for Institute of Chartered Accountant of India. So ICAI has defended its stance saying it is not for exempting micro, small and medium firms from mandatory statutory audit, and the National Financial Regulatory Authority has no jurisdiction over MSMEs. तो MSMEs को बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग की जो रिक्वायरमेंट थी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, उससे एग्जेम्प्ट करने की बात चल रही थी, जिसको लेकर के ICAI ने क्लियर ऑब्जेक्शन रेज किया है. ICAI इज नॉट इन फेवर फॉर दिस एग्जेम्पशन टू MSMEs फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट. और इसको लेकर के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला है कि नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी का MSMEs पर कोई जुरिडिक्शन नहीं है. तो नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरह के किसी भी तरह के डिसीजन नहीं ले सकती. ICAI said the audit is preventive check on the companies whether it is a big or small which enjoy limited liabilities of their shareholders. तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी ऑडिटिंग नहीं होगी या उनकी ऑडिटिंग नहीं करनी चाहिए. इट्स अ चेक एंड कंट्रोल मैकेनिज्म और इस तरह के डिसीजन लेने का अधिकार एक तो नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी को नहीं है, और अगर वो ले भी रही है तो इसका एप्लीकेशन भी नहीं होगा, और ये देश के लिए, कंट्री के लिए, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं है. नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट क्लिप. गति शक्ति DPIIT टू मॉनिटर इम्प्लीमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट. सो रिसेंटली जो गति शक्ति मिशन लॉन्च किया गया था, किस लिए हमने डिस्कस भी किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी. हमने डिस्कस किया था जिस टाइम में गति शक्ति लॉन्च किया गया था, जब फंड रेज किया था, हमने डिस्कस भी किया था. सो विद द लॉन्च ऑफ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, दैट इज गति शक्ति, दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट DPIIT, what this DPIIT stands for, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So this particular department has made a nodal agency or made a nodal ministry for monitoring and implementation of all infrastructure related project under this Gati Shakti mission. तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है गति शक्ति मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जो मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, उसको कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी एजेंसी नोडल एजेंसी के फॉर्म में मॉनिटर कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है. तो दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. एंड टिल नाउ गवर्नमेंट्स पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वर द की बॉडीज. अभी तक कौन से डिपार्टमेंट्स देख रहे थे? नीति आयोग देख रहा था और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर
सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनके इम्प्लीमेंटेशन को या मॉनिटरिंग कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज दैट वर हैंडलिंग देयर ओन रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स। बट अब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पर्टिनेंट question that can be asked in your upcoming exam. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.